आज हम इस वीडियो में ई बैंकिंग की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ई बैंकिंग का मतलब क्या है? ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। टेक्नोलॉजी के मदद से बैंकिंग सर्विस जो प्रोवाइड होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में कैसे काम होता है, कैसे कैसे उनके तो उसमें कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसी का डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो देखो, अब उसमें हम कौन से पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आएगा एक डिमेंशन ऑफ ई बैंकिंग। डिमेंशन डिमेंशन मीन ई बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज है। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा ई बैंकिंग कौन से टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और ये दोनों पॉइंट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले डिमेंशन ऑफ ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग का मतलब क्या है? पहले तो कंडक्ट ऑफ बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ई बैंकिंग। इट एलिमिनेट पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन। मीन ट्रांजेक्शन के लिए आपको पेपर की जरूरत नहीं होती है, आपको पेपर यूज करना नहीं है। दैट मीन्स आपको यहाँ जो बैंकिंग सर्विसेज चाहिए उसमें आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, टेक्निकल डिवाइसेस की जरूरत होती है, पेपरलेस ट्रांजेक्शन होते हैं। सपोज कि आपको लोन लेना है तो बैंक में डायरेक्टली बैंक में जा फिजिकली जाके बिना आप जो वो लोग इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन मोबाइल में आप देते जाओ तो आपकी लोन ऑटोमेटिकली सैंक्शन हो जाएगी। तो ऐसे पेपरलेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें कहीं भी आपको साइन करने की जरूरत नहीं होती है। इट ऑपरेट थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट के लिए तो आपको जानते हो। अब ये दो एक आपके लिए नए पॉइंट है। तो जब एक बैंक दूसरी बैंक में सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसको इंट्रानेट चाहिए। इंट्रानेट का मतलब है कि आप कोई भी ब्रांच की कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी ब्रांच में बैठ के देख सकते हैं। सपोज कि एसबीआई की अतलादरा ब्रांच है तो उसको एसबीआई की सपोज की कारेलीबाग की ब्रांच की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ अतलादरा बैठे हुए सभी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। उसके लिए चाहिए इंट्रानेट। और एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन अगर देखना चाहता है तो उसके लिए एक्स्ट्रानेट यूज होता है। एक्स्ट्रानेट का मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपने बजाज फाइनेंस में लोन अप्लाई किए हैं तो बजाज फाइनेंस और आपका अकाउंट है से फॉर एग्जांपल बीओबी, तो बजाज फाइनेंस आपका बीओबी का क्या ट्रांजैक्शन है वो वहां बैठे बैठे देखना चाहता है। तो उसके लिए अगर बीओबी ने परमिशन उसको दी है, ऐसा पासवर्ड दिया है, तो वो यहाँ वहां बैठे बैठे बजाज फाइनेंस बीओबी में ट्रांजेक्शन उस पर्सन का देख सकता है। उसको स्टेटमेंट चाहिए बीओबी का तो बजाज फाइनेंस अपनी ऑफिस में बैठे बैठे बजाज फाइनेंस का जो बंदा है, जो एम्प्लॉय है, वो अपनी ऑफिस में बैठे बैठे वो बीओबी का या एसबीआई का जिसके साथ उनका जो भी व्यवहार है ये बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सभी को नहीं इसका ट्रांजेक्शन ऐसा करने दिया जाता है, लेकिन अथॉरिटी दी गई है तो वो एक्स्ट्रानेट के जरिए वो अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन अपनी बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेट करता है। तो एक इंटरनेट ग्लोबल ग्लोबल है। एक्स्ट्रानेट एक संस्था का जो पर्सनल डेटा है वो आप शेयर कर सकते हो। इंट्रानेट अपनी ही ब्रांच का डेटा आप शेयर कर सकते हो। तो आप यहाँ जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कौन सी? कि आप ई बैंकिंग में इंटरनेट के जरिए, एक्स्ट्रानेट के जरिए और इंट्रानेट के जरिए बैंकिंग का ऑपरेशन कर सकते हो। इट इज अ बैंकिंग ऑन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ये एक ऐसी बैंकिंग है कि जहां सुपर हाईवे की जैसी इंफॉर्मेशन तुरंत आपको जो चाहिए जहां चाहिए वहां मिल जाती है। ये बैंकिंग मस्ट हैव एटलीस्ट फॉलोइंग डिमेंशन। कौन सा डिमेंशन होता है? तो कस्टमर टू ई बैंकिंग, एक कस्टमर का बैंक के साथ
एक बैंक का दूसरी बैंक के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल बैंकिंग, तो यहाँ सभी बैंकों के साथ ट्रांजेक्शन होता है। तो देखो पहले कस्टमर्स का बैंक के साथ, कस्टमर्स टू to bank e-banking. So it includes the assessment of banking product and services as well as important banking information to the customers by internet. Suppose कि अगर आज मेरे पास बीओबी का बीओबी की ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो मैं अपने मोबाइल से जरिए मैं बीओबी का क्या क्या ऑफर चल रहा है सब कुछ देख सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं कस्टमर टू बैंक ई बैंकिंग। कस्टमर कैन यूज दिस सर्विसेज विथ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑफिस आवर्स, नो क्यूज, कोई लाइन कोई क्यूज नहीं होता है, नो वेटिंग, कोई वेटिंग भी नहीं करना पड़ता है, नो टेलर, कोई टेलीफोन भी नहीं करना पड़ता है, कोई फोन भी नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे कस्टमर इजीली बैंकिंग की सर्विसेज वहां जहां वो है वहां बैठे बैठे यूज कर सकता है, बैंकिंग की सर्विस ले सकता है। बैंक टू बैंक ई बैंक, दैट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक आर इंटर हैव इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। सपोज कि एक ब्रांच का बीजी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन होता है, एसबीआई का बीओबी के साथ ट्रांजैक्शन होता है, तो कई बैंकों का अपने आप अंदर अंदर बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाइक मनी एट कॉल। इट इज फॉर बैंक ओनली एंड इट इज हाईली सिक्योर। ये एक बैंक दूसरे बैंक को ही ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दूसरे अदर इंस्टीट्यूशन को ये सर्विसेज नहीं होती है। इट इज वेरी वेरी हाईली सिक्योर। नेक्स्ट, electronic central banking. Under the electronic central banking, under the central bank, all the banks are interconnected to facilitate. सभी बैंक यहाँ इंटरकनेक्टेड होती है। सपोज कि आरबीआई, तो आरबीआई के साथ सभी बैंक इंटरकनेक्टेड होती है। आरबीआई को वहां बैठे बैठे कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन, क्या डिपॉजिट है, क्या ट्रांजेक्शन किया है, उसने कितनी लोन लिया है, किसने लोन दिया है, कहाँ से बैंक ने पैसा उठाया है, किसने डिपॉजिट भरी है, सब कुछ देख सकता है। बैंक का एक बैंक का दूसरी बैंक का साथ क्लियरेंस, चेक क्लियरेंस भी हो सकता है। जो चेक क्लियरिंग फैसिलिटीज है उसमें ये ई सेंट्रल बैंकिंग बहुत यूज होती है। तो अंदर द ई सेंट्रल बैंकिंग, ये फिर से लिखा गया लिख लिया है, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अंडर द ई सेंट्रल बैंकिंग ऑल द बैंक्स आर इंटरकनेक्टेड, एक से दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। उसमें कौन सी फैसिलिटीज होती है? क्लियरिंग ऑफ द चेक, मैनेजमेंट ऑफ द कैश रिजर्व, मीन्स हर एक बैंक को अपना जो डिपॉजिट होता है उसका सम परसेंटेज कंपलसरी आरबीआई में रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है, तो वो इजीली वहां ट्रांसफर कर सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बिल्स डिस्काउंट करना चाहता है, सपोज कि मेरी बैंक है, तो मेरी बैंक ने 500 करोड़ रुपया लोन लोगों को लिया है, अब मुझे पैसा चाहिए, तो मैं अपनी बैंक का बिल्स डिस्काउंट दूसरी बैंक के साथ कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूँ। मैं उनको सपोज कि मैं अपना बिल्स लिखता हूँ, मेरी बैंक है सपोज कि एसबीआई, तो एसबीआई बीओबी पर लिखेगी, या तो बीओबी एसबीआई पर लिखेगी मुझे 100 करोड़ चाहिए, ये मेरी हुंडी है, तो उसी के आधार पे एसबीआई बीओबी को 100 करोड़ देगी। और जैसे जैसे बीओबी ने लोगों को लोन दिया है, तो जैसे जैसे उसका कलेक्शन वापस आएगा, वैसे वैसे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसके पास से उसने 100 करोड़ लिया है, वो वापस कर देगी। तो ये सब ट्रांजेक्शन ये सेंट्रल बैंकिंग के जरिए होता है। नेक्स्ट, ई बैंकिंग सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज होती है? तो दे प्रोवाइड द फॉलोइंग मॉडर्न सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मॉडर्न बैंक्स। कौन सी सर्विसेज? तो प्रोवाइड अकाउंट इंफॉर्मेशन लाइक अकाउंट समरी, चेक स्टेटस इंक्वायरी, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल सकता है। फैसिलिटीज ऑफ फंड ट्रांसफर, एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, थर्ड पार्टी में ट्रांसफर करना है, अपने अकाउंट में। सपोज कि मेरे दो बैंक में अकाउंट है कल मेरा एसबीआई में चेक है, लेकिन मेरा खाता, मेरा बैलेंस पड़ा है बीओबी में, तो मैं बीओबी में से, अपना ही अकाउंट है, मेरा ही अकाउंट है, तो मैं बीओबी में से अपना ही एसबीआई में ट्रांसफर कर सकता हूँ। पेमेंट सर्विसेज, हम अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो वो भी ई बैंकिंग के जरिए हो सकता है। लाइक हम मुझे किसी को बिल पेमेंट करना है, या कुछ परचेज करना है, परचेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट करना है, या कोई भी आइटम इंटरनेशनली भी परचेज करनी है, तो आई विल पे। इन्वेस्टमेंट सर्विस, अगर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर शेयर, फिक्स डिपॉजिट, प्लेसमेंट, ऐसा सब कुछ हो सकता है। सपोज कि अभी आईपीओ चल रहा है, तो आईपीओ में अगर आपको पैसा आईपीओ में भरना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन
उसके फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन उसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मेकिंग पासबुक में एंट्रीज भी आप कर सकते हो। रेमिटिंग मनी क्विकली फॉर वेरियस पर्पस लाइक टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आप ये सभी आपका जितने भी एक्सपेंसेस है, रेंट पे करना है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आपको टेलीफोन बिल पर पे करना है, आपका आपका LIC का पेमेंट करना है, आपको आपने किसी के साथ लोन लिया है तो लोन का पेमेंट करना है, कोई बैंक में आपको लोन, अपने बैंक से आपने लोन लिया है तो लोन का पेमेंट करना, ये सब भी आप ई बैंकिंग सर्विसेज के जरिए ले सकते हैं। ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं, इसीलिए आपको फिजिकली बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फैसिलिटी टू विथड्रॉ कैश एट एनी टाइम 24 आवर्स, 24/7 ऐसा लिखा है, कभी भी कहीं भी आप विथड्रॉ कर सकते हो थ्रू ATM। तो ये ई बैंकिंग सर्विसेज का ही कमाल है। तो ये आपका शॉर्ट नोट हुआ ई बैंकिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट, डिजिटल कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। तो डिजिटल कैश क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ऊपर ऊपर से समझा लेता हूँ। डिजिटल कैश इज द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ मनी। सपोज कि आपके खाते में जो पैसा है उसको डिजिटल कैश कहते हैं। मनी वैल्यू ऑन टेक्निकल डिवाइसेस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज के हम पेटीएम की बात कर रहे हैं तो पेटीएम में अगर आपका पैसा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश के डिजिटल कैश कहते हैं। अगर आपको आपका कोई अपने बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस है और आपके पास ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड से कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिजिटल कैश। नाउ इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स, तो इट इज अ कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स है यहाँ। तो इट इज अ कार्ड, ये कार्ड है which in which specified amount of money is stored. It is टू स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसा ही है, अच्छा या तो अदर कार्ड जैसा ही है, लेकिन यहाँ एक फिक्स अमाउंट 15,000 का कार्ड है, 25,000 का कार्ड है तो ऐसा ही स्टोरेज होता है। इट कंटेन इलेक्ट्रॉनिकल मनी विच कैन बी यूज एट एनी आउटलेट, कहीं भी कोई भी शॉप पर आप यूज कर सकते हो, या तो पॉइंट ऑफ सेल विथ एन एक्सेप्टिंग डिवाइसेस, ये डिवाइस आपको एक्सेप्ट करना है टू मेक द परचेज। द वैल्यू ऑफ द कार्ड इज प्रीलोडेड ऑन द कार्ड, ये उसमें पहले से ही आपका अमाउंट डिपॉजिट होता है। एंड व्हेन द वैल्यू इज ई पर्स कैन बी रिन्यूड अगेन, तो जब आपका वैल्यू व्हेन द वैल्यू इज जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। देन द ई पर्स कैन बी, ये ई पर्स है आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स है, यहाँ लिखना है व्हेन द वैल्यू इज जीरो देन ई पर्स कैन बी रिन्यूड अगेन। तो ये आगे का कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन मैंने आपको डिस्कशन किया। ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक, ये ई बैंकिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या है, हम पहले जो फिजिकल चेक लेके घूमते थे वो ऐसा नहीं है। ट्रंकेटेड चेक देखो, अब पहले हम ट्रंकेटेड चेक का डिस्कशन करेंगे, तो क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसके मेरिट्स है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक चेक उसका डेफिनेशन, उसका फीचर्स और उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है। ये दोनों भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ये समझना है। चलो तैयार हो जाओ, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रंकेटेड चेक। क्या लिखा है देखो, ट्रंकेटेड चेक, फिर से बोलता हूँ, ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक का मीनिंग क्या है? ट्रंकेटेड चेक, इन अ ट्रंकेटेड चेक फिजिकल चेक इज रिप्लेस, जो फिजिकल चेक था ना उसके जरिए ये चेक आया है, बाय द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ दैट चेक। It is done for speedy collections of the check through the electronic mode. इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप जल्दी अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन दिया गया है देखो,
डेफिनेशन ऑफ ट्रंकेटेड चेक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन बी, क्या बोलते हैं सेक्शन, और उसके बाजू में जो है उसको क्या बोलते हैं सब सेक्शन, सेक्शन सब सेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन बी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक, चेक किसको बोल, चेक विच इज ट्रंकेटेड मींस उसका ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इमेज में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, क्लियरिंग साइकिल के जरिए मींस जब आपका चेक जाता है क्लियरिंग में तो वो फिजिकल चेक था जब, लेकिन जब वो आरबीआई के पास जाता है जो मेन क्लियरिंग हाउस है वहां जाता है तो वो फिजिकली फॉर्म में नहीं जाता है, वो फिजिकली फॉर्म तो बैंक के पास ही रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज के फॉर्म में जाता है which is truncated during the course of clearing house either by the clearing house or by the bank। वो इमेज जो कन्वर्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक इमेज में तो वो या तो बैंक कन्वर्ट करती है या तो क्लियरिंग हाउस कन्वर्ट करता है। वेदर पेइंग और रिसीविंग, या तो पे करना होता है या तो रिसीव करना होता है पेमेंट इमीडिएटली, जैसे ही वो जनरेट होता है तुरंत आपको पेमेंट करना हो तो पेमेंट कर देते हैं, रिसीव करना हो तो वो लोग रिसीव कर देते हैं आपकी बैंक में से। इमीडिएटली ऑन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस फॉर ट्रांजेक्शन, से फॉर द एग्जांपल यहाँ एक क्लियरिंग हाउस है समझो, अब कितने सारे बैंक के चेक्स होते हैं, हम सभी बैंक का तो नहीं लिखते हैं, एसबीआई है, बीओबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, फॉर द एग्जांपल यस बैंक है, तो ये सब बैंक के चेक होते हैं। तब एसबीआई का चेक पीएनबी का होता है, पीएनबी का चेक बीओबी का होता है, एचडीएफसी का बैंक चेक एसबीआई का होता है, कई सारे एचडीएफसी में चेक आए हैं जो एसबीआई से लेना है, कई सारे एसबीआई पे चेक आए हैं जो एचडीएफसी के पास लेना है। तो ये सब अंदर अंदर ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तो ये सभी एक दूसरे को चेक नहीं भेजेंगे, सिर्फ उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इमेज में और उसी के जरिए वो लोग क्लियरिंग हाउस, ये क्लियरिंग हाउस को भेज देते हैं। क्लियरिंग हाउस के ये सभी लोगों को चेक क्लियरिंग हाउस में ट्रंकेटेड करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पे करना होता है और क्लियरिंग हाउस वहां से सभी का सेटलमेंट होता है। तो नेट जो जो अमाउंट होगी वो जिसके खाते में लेना है उसके खाते से ले लेगी और पे करना है, उसको जमा करना है, डिपॉजिट करना है तो उसके खाते में डिपॉजिट कर देगी। Whether paying or receiving the payment immediately on the generation of electronic image for transaction। Substituting, क्या लिखा है, substituting the further physical moment of the check in writing। further physical moment substituting further physical moment of the check in writing means अगर आपको physical moment में चेक राइट करना हो तो वहां भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रंकेटेड चेक। नाउ एसेंशियल फीचर यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ फिजिकल पेपर चेक। ओनली द क्लियरिंग हाउस और बैंक कैन ट्रंकेटेड अ चेक, एनी होल्डर और ड्रोवर कैन नॉट ट्रंकेटेड अ चेक। तो मेरे पास है या तो किसी ड्रोवर के पास है वो चेक को कन्वर्ट नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, समझ लो। कोई भी क्लियरिंग या तो सेंट्रल क्लियरिंग हाउस या तो कोई भी बैंक उसको कन्वर्ट कर सकती है। The electronic image of the truncated check will substitute the physical check immediately from the time of truncation। तो ये जो फिजिकल चेक था उसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ट्रंकेटेड चेक में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रंकेशन इज डन ओनली फॉर क्लियरिंग, ये उसका यूज कब होता है, मेजोरिटी क्लियरिंग पर्पस के लिए ही होता है। जब क्लियरिंग में आगे आपको एक समझाया कि क्लियरिंग हाउस में कैसे कैसे होता है, ये तो मैं 4-5 बैंक की बात कर रहा हूँ लेकिन हमारे देश में कई सारी बैंक है, कई सारी बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसके लिए हमें ये ही ट्रंकेटेड चेक का यूज करना पड़ता है। कई सारे ट्रांजेक्शन है, कितने भी बैंक हो, सपोज कि पादरा नगर नागरिक बैंक है तो उसके भी चेक जाते हैं तो क्लियरिंग हाउस में जाते हैं। तो क्लियरिंग हाउस वहां को वो लोग कैसे भेजते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजते हैं। द फिजिकल चेक विल रिमेन इन द कस्टडी, जो आपने चेक दिया है वो बैंक के पास ही रहता है। कस्टडी ऑफ द क्लियरिंग हाउस, या तो बैंक के पास रहता है या तो क्लियरिंग हाउस के पास रहता है। अच्छा, इसका मेरिट क्या है, इट प्रोवाइड अ सिक्योर्ड क्लियरिंग सिस्टम, ये एकदम सिक्योर्ड है।
क्योंकि बैंक या तो क्लियरिंग हाउस दो ही यूज कर सकते हैं, किसी प्राइवेट थर्ड पार्टी को यहाँ यूज करने की परमिशन नहीं है। एंड मेक द क्लियरिंग प्रोसेस एफिशिएंट, इट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ क्लियरिंग साइकिल ऑफ द चेक। आप अपना चेक भेजो फिर वो पैसा भेजे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। डायरेक्टली ट्रंकेटेड इमेज के द्वारा आपका चेक वहां पहुंच जाता है और आपके खाते में पैसा जमा करना हो तो जमा कर देते हैं, डेबिट करना हो तो डेबिट। उसकी जो साइकिल है ना वो फास्ट हो जाती है बाय एलिमिनेटिंग फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेक। ये नहीं होता है, इसीलिए फिजिकल ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग द चेक। तो उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द फिजिकल चेक। फिजिकल चेक स्टोर करने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे उसका खाता में जैसे उसका पैसा जमा हो गया फिर उसकी जरूरत नहीं होती है। और फिजिकल चेक को स्टोर करो, इससे जरिया है, इससे तो अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टोर करो तो छोटी सी चिप में वो सब जमा हो जाएगी। तो ये कॉस्ट भी रिड्यूस करता है, स्टोरिंग स्पेस भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो इंश्योर फास्टर कलेक्शन। कलेक्शन भी ज्यादा होता है क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो समय है वो बचता है, टाइम बचता है, इसलिए आपके खाते में जल्दी से पैसा आ जाता है। एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज, इट इम्प्रूव द सिक्योरिटी एज ओरिजिनल चेक रिमेन एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सिक्योरिटी भी होती है क्योंकि ओरिजिनल चेक जहां ट्रांजेक्शन होता है, जिसके जो करता है क्लियरिंग हाउस या तो बैंक, उसी के पास रहता है, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। इसलिए वहां चोरी हो जाने की, गुम हो जाने की कोई शिकायत नहीं होती। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है इलेक्ट्रॉनिक चेक। दोनों नहीं पूछेंगे क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो कोई भी एक क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, समझ लो। दोनों नहीं पूछेंगे, ये समझ लेना है। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन बी द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a check in an electronic form means a check which contain the exact mirror image of the paper check। उसकी इमेज है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मींस जेरॉक्स है, समझ लो ना। जनरेटेड, written and signed in a signature with or without biometric signature and a, a symmetric crypto system, symmetric crypto system। और ये दोनों वर्ड्स कंबाइन हो गए हैं। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली आप साइन कर सकते हो, उसमें बायोमेट्रिक का भी यूज कर सकते हो, विदाउट बायोमेट्रिक का भी यूज कर सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल उसके एसेंशियल फीचर्स देखो तो समझ में आ जाएगा उसकी मीनिंग। इट इज एग्जैक्टली द मिरर और इलेक्ट्रॉनिक इमेज। इट इज जनरेटेड, रिटन एंड साइन यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर विच इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड। डिजिटल सिग्नेचर आपको करनी है, उसके लिए फिजिकल सिग्नेचर नहीं करनी है, डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस के जरिए होती है। It may or may not have a biometric signature. Digital signature of a drawer is a compulsory। उसके ऊपर कंपलसरी है। सपोज कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को किसी को 5 करोड़ का पेमेंट करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा बैंक से ट्रांजेक्शन करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चेक देगी और इलेक्ट्रॉनिक चेक में डिजिटल सिग्नेचर करेंगे और वहां से डायरेक्टली सामने वाले तक पहुंच जाएगा। यहाँ रिस्क भी बहुत कम होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का टाइम ही नहीं चाहिए। अब फ्यू सेकंड में सामने वाले जिसको भेजना है उसके साथ ट्रांजेक्शन हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ई चेक, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो एक दूसरे को पेमेंट करती है तो वो इसी ई चेक के जरिए पेमेंट करती है। ट्रंकेटेड चेक तो सिर्फ क्लियरिंग हाउस या बैंक यूज करते हैं, लेकिन ई चेक तो सभी ट्रेडर्स भी यूज करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ई ऑपरेशन ऑफ ई चेक इज एज फॉलो। देखो, द ड्रोई पार्टी, ड्रोई और ड्रोअर। ड्रोवर मीन्स जिसका एसेट्स है, ड्रोई मीन्स जिसकी लायबिलिटीज है, समझ लो। ड्रोवर हम गुजराती में ऐसा कह सकते हैं, हुंडी लखना ड्रोवर કહેવાય। અને હુંડી સ્વીકારનાર એને ડ્રોવી કહેવાય। આ એસેટ છે, આ the drovey purpose prepares the e-check in his computer by using special use software। उसका सॉफ्टवेयर आता है, वो तैयार करता है। he enters all the particulars, उसमें नाम लिखना होता है ड्रोवर, ड्रोवी बैंक का, डेट, पेमेंट, पेई कौन है, किसको पेई मीन्स कौन, किसको उसको नाम दे, उसको जिसको पैसा देना हो उसका नाम, अमाउंट,
फिर सिग्नेचर कॉमा रह गया है, अमाउंट कितनी है, सिग्नेचर क्या है, वो सब भी कंप्यूटर में कर देता है। फिर साइन सेम विथ हिज डिजिटल सिग्नेचर एंड इज फॉरवर्डेड टू द पे। पे मतलब जिसको देना है वो, मीन्स जेना प्रत्यय लेणु છે તે पे એટલે કે જેના પ્રત્યે આપણું સોરી દેવું છે, જેને ચૂકવવાના છે એને આપણે આપવાના છે થ્રુ ધ ईमेल, ईमेल के जरिए भेज देना है। आफ्टर वेरीफाइंग द ड्रॉवर सिग्नेचर इट इज एंडोर्स फॉर द पेमेंट। और ड्रॉवर के सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं और फिर उसको पेमेंट के लिए भेजा जाता है। द पे फॉरवर्ड द ई चेक विथ डिपॉजिट स्लिप टू हिज बैंक थ्रू ईमेल। और वो भी बैंक को डिपॉजिट स्लिप के जरिए वो चेक जो आया है वो अटैच करके तो अपनी बैंक को भेज देता है। द पेइस्ट बैंक जिसको पैसा लेना है उसके बैंक वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर, जिसने वो लिखा है वो, and pay drawers and pay signatures of drawer and pay and forward it to the drawers bank or drawers bank को वो भेजते हैं। After the verification of signature of the drawer and checking the amount balance, the bank makes payment। फिर से देखो आप क्या लिखा है, mechanism of e-banking, the mechanism of operation of e-check is as follows। तो क्या होता है देखो फिर से एक मिनट। mechanism of e-check, mechanism of e-check means इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो उसमें आपको स्टेप दिया गया है। तो ड्रोवी, यहाँ जो ड्रोवी लिखा है ना उसके बदले में आपको लिखना है ड्रोवर, एक मिस्टेक है। द ड्रोवर, ड्रोवर मीन्स जो चेक लिखता है, हु राइट चेक, उसको क्या कहते हैं, ड्रोवर। और पे मीन्स टू हुम चेक सेंड, जिसको चेक बेचना है उसको पे कहेंगे। ये दो पॉइंट्स आपको समझना है। सपोज कि मुझे आपको पेमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अपना ई चेक प्रिपेयर करूंगा मेरे कंप्यूटर में यूजिंग स्पेशल यूज सॉफ्टवेयर। उसका सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए मुझे वो चेक तैयार करना है। फिर वो चेक में मैं अपना कौन सा बैंक का ना चेक, बैंक में से आपको चेक दे रहा हूँ उसका बैंक का डिटेल्स लिखूंगा, डेट लिखूंगा, किसको देना है उसका नाम लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, मेरी सिग्नेचर भी करूंगा, वो डिजिटल होगी एक्सेट्रा इन द कंप्यूटर। फिर मैं उस पर साइन करूंगा, साइन द सेम विथ हिज डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ जो लिखा ना सिग्नेचर, तो वो ऐसा साइन विद द डिजिटल सिग्नेचर एंड इट इज फॉरवर्डेड टू द पे। पे मीन जिसको मुझे देना है तो वो मेरा डेटर है। थ्रू द ईमेल, कैसे भेजूंगा, ईमेल के जरिए ही भेजूंगा। आफ्टर वेरीफाइंग द ड्रॉवर सिग्नेचर इट इज एंडोर्स फॉर पेमेंट। उसका सिग्नेचर वेरीफाई होने के बाद ही उसको पेमेंट के लिए आगे भेजा जाता है। द पे फॉरवर्डेड, तो पे के पास हमारा चेक चला गया ईमेल के जरिए, देखो ईमेल के जरिए चला गया, तो अब वो क्या करेगा, फॉरवर्डेड दिस चेक विद द डिपॉजिट स्लिप इन हिज बैंक थ्रू ईमेल। वो अपने बैंक को ईमेल के जरिए वो भेजेगा। द पे बैंक वेरीफाई द सिग्नेचर। अब सपोज कि मैंने आपको चेक दिया, मैं ड्रोवर हूँ, आप पे ही हो, अब आप अपने बैंक में तो वो बेचते हो, तो आपकी बैंक मेरा सिग्नेचर वेरीफाई करेगी एंड पे, और आपका भी सिग्नेचर वेरीफाई करेगी कि आपने ही भेजा है ना, एंड फॉरवर्ड इट टू द ड्रोवर बैंक। क्यों आपका सिग्नेचर, क्योंकि लीगली है ना, आपका खाता नहीं है और आपने चेक भेजा है, ऐसा तो नहीं है ना। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ ड्रोवर एंड चेकिंग द अकाउंट बैलेंस द बैंक मेक्स द पेमेंट। अगर मेरा चेक बैलेंस में, मेरा बैंक में अकाउंट में बैलेंस होगा तो मेरी बैंक में से पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है, नॉट रिक्वायर फॉर द फिजिकल चेक, कैरी द फिजिकल चेक। दूसरा, ड्रोन एट एनी टाइम, कभी भी आपको रात को 2 बजे भी मालूम पैसा भेजना है तो आप भेज सकते हो। प्रैक्टिकली कोई कॉस्ट होती नहीं है प्रोड्यूसिंग ई चेक एंड हैंडलिंग इट। क्वेश्चन ऑफ लॉस्ट इन ट्रांजिट तो होता ही नहीं, और बेड डिलीवरी किसी का चेक किसी के पास पहुंच गया ऐसा होता ही नहीं है, बेड डिलीवरी बोलते हैं उसको, डज नॉट अराइव। अ मैन ऑथोराइज्ड अल्टरेशन और फॉरगोइंग सिग्नेचर
does not take place in a e-check. Sorry, the man or the a man authorized, जो ऑथराइज मैन है उसका अल्ट्रेशन या तो फॉरगोइंग सिग्नेचर के काम ही आपका सिग्नेचर कोई और करके पैसा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैन ऑथोराइज, जो ऑथोराइज है, ऑल्ट्रेशन और फॉरगोइंग सिग्नेचर डज नॉट टेक प्लेस। आपका सिग्नेचर कोई आप भूल गए या तो आपका कोई ऑल्ट्रेशन करके ले गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। देयर इज नो डिले इन एनकेशिंग ई चेक। एनकेशिंग का मतलब पैसा, चेक का, चेक कन्वर्टेड इनटू कैश, इसको बोलते हैं एनकैशिंग। एनकैशिंग के लिए कोई टाइम जाता नहीं है, तुरंत ही वो 24 आवर्स शुरू होता रहता है, तो तुरंत ही आपके खाते में पैसा जमा हो जाता है। इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ परफॉर्मिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन राउंड द क्लॉक। मैंने बताया ना आपको 24/7, राउंड द क्लॉक मीन 24/7 ये ट्रांजेक्शन होता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑफिशियल आवर। जनरली तो क्या होता है, मुझे आपका चेक, आपने मुझे फीस का चेक दिया तो मुझे बैंकिंग आवर में ही उसको जमा कराना होता है। लेकिन ये बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं, 24 आवर्स जो सर्विसेज चलती है, उन लोगों का तो एडमिनिस्ट्रेशन भी 24 आवर्स चलता है। वो फटाफट अपने अपने टाइम में पेमेंट करते हैं, और पैसा लेना है तो ले लेते हैं, पैसा देना है तो भेज भी देते हैं। तो ये ई चेकिंग, ई बैंकिंग चेक द्वारा होता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो हमने आज दो क्वेश्चन यहाँ देखे। एक हमने आज देखा ई बैंकिंग, और दूसरे दो चेक, ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक। ओके, गुड डे, गुड बाय।